बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायो 101 का जो टॉपिक नंबर 4 to 8 थे, ठीक है, वो डिस्कस करने थे। 4 to 8 टॉपिक में से हम जो है लास्ट पार्ट ऑफ जो 8 लेक्चर है उसका डिस्कस कर रहे थे। वो लेक्चर नंबर मैंने 4 बताया था और ये हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है वीडियो के अरेंजमेंट के हिसाब से। तो आज हम लोग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेल्स भी क्या होते हैं और सेल्स जो है वो मुख्तलिफ, हर बॉडी मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, जिसके बगैर वो बॉडी इनकम्प्लीट होती है। सेल खुद भी एक बॉडी है, ठीक है। आगे जो है सेल से मिलकर, और जब सेल्स मिलते हैं तो ये मुख्तलिफ बॉडीज़ बनाता है, ठीक है। किसी भी जानवर की जो बॉडी है उसका रॉ मटेरियल क्या है? सेल है। यानी सेल होंगे तो बॉडी बनेगी। इस तरह सेल जो है इसके अपने भी रॉ मटेरियल है, ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस है। ये सारे इसके ऑर्गेनेलीज हैं जो मिलकर सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेल की डेफिनेशन सिंपल एक लाइन वाली डेफिनेशन क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोई भी जानदार चीज़ है वो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये छोटा यूनिट है जो आगे सेल से टिश्यूज़, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से पूरा एक कंप्लीट जो है ऑर्गेनेली, यहाँ आप ये कह लें कि इंसान बनाती है। यहाँ क्योंकि इंसान भी क्या है? आर्गन सिस्टम का मजमूआ है। आर्गन सिस्टम किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ आगे किससे मिलकर बनते हैं? मुख्तलिफ सेल से। तो ये बेसिक क्या है? छोटा यूनिट क्या है? ईंट जो पूरी दीवार बना रही है वो कौन है? सेल है। तो सेल्स, हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है। इस पैराग्राफ में जो कुछ लिखा हुआ है मैं वो आपको सिंपली बता देती हूँ कि सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। इनकी स्पेशल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से इनका अपना अपने जैसी स्ट्रक्चर होगी उसकी बेस पे इनका फंक्शन होगा। जैसे जो नर्वस सिस्टम, दिमाग के सेल हैं वो सिर्फ दिमाग का काम करेंगे, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करेंगे, वो दिमाग वाला काम नहीं करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का काम नहीं करेंगे। तो हर सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके काम के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से डिफ्रेंशिएट की गई है। आगे कुछ सेल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि, और कुछ जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, जो कि सिर्फ वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग सेल की को आगे मुख्तलिफ टाइप में डिवाइड भी करते हैं। किसकी बेस पे? प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जीन्स होते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो स्पेसिफिक बॉडी के अंदर कैद होता है। उस बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेकिन वो सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किसी बॉडी के अंदर कैद ना हो, सिंपल ऐसे फैला हुआ हो जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस की वॉल मौजूद ना हो, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है लेकिन उसकी गिर्द वॉल नहीं होती, कोई कैद नहीं होती, वो ऐसे ही फैला हुआ होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका क्या इधर लिखा हुआ है कि प्रो का मतलब ओल्ड, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस की दरियाफ्त से पहले थे, जब न्यूक्लियस अभी नहीं आया था, उससे पहले जो जानवर होते थे, जानदार होते थे, उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता था, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल था वो न्यूक्लियस के अंदर कैद भी नहीं होता था। उनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता था। यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ सेल्स की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि प्रोटोस्टिस जो हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर मोस्टली मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके जो है ना ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सबसे पहले उन्होंने एनिमल सेल्स बताया है, ठीक है। एनिमल सेल जो है और प्लांट सेल, इन दोनों के अंदर खूबियाँ तकरीबन सेम सेम ही हैं, ठीक है। बस प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल मौजूद होता है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद नहीं होता, ठीक है। जिस तरह ये एनिमल सेल है ना, इसके सेंटर में ये क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस पड़ा है, इर्द गिर्द सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं। ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन उसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, उसके एक साइड पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और दरमियान में सेंटर से बड़ी सी जगह उसके वैक्यूल ने घेरी होती है। बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं जो सेल एनिमल के सेल में होती हैं। एनिमल के सेल के बाहर जो है बैरूनी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, यहाँ पर उन्होंने नाम लिखा होगा, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसकी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन भी होती है प्लांट सेल के ऊपर, उसे बोलते हैं सेल वॉल। पर याद रखना है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल के पास होती है। उसके बाद बैक्टीरिया के सेल का उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ कि बैक्टीरिया के सेल की क्या होती है, ये बैरूनी सेल वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइक प्लांट। बैक्टीरिया की जो होती है ना, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है जिस तरह प्लांट के अंदर मौजूद होती है। उसके अंदर एक बड़ा सा प्लाज्मोडियम
सॉरी प्लाज्मिड मौजूद होता है, ठीक है, जो लॉन्ग हम न्यूक्लियर मटेरियल को बोलते हैं, और एक से गोल न्यूक्लियस सा टाइप जो है न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो मौजूद होता है। ये जो है हमारे पास बैक्टीरिया सेल और प्लांट सेल, और ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये जो था हमारे पास एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, और नीचे जो है जो मैंने बैक्टीरिया को आपने एक्सप्लेन भी कर दिया वो ये है, ठीक है। बैक्टीरिया के पास जो होता है सेल वाल मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। इसके बाद आ जाता है कि पेपर में आपसे पूछी जा सकती है कि सेल की तारीफ क्या है, जो मैंने ऊपर बताई है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल में, दोनों में डिफ्रेंशिएट करें। प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या थी वो मैंने बताई है, प्रोटिस्टिस वगैरह। यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या है, स्टेम, ये प्लांट और एनिमल सेल के में डिफरेंट क्या है, सेल वाल का, वैक्यूल का जो मेन था वो मैंने बताया। उसके बाद आ जाता है कि पेपर में डेफिनेशन आपसे ये पूछी जा सकती है कि स्टेम सेल्स क्या हैं, या MCQs आ सकता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, स्टेम सेल्स, व्हाट। तो आपने याद रखना है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स की कैसे समझ आएगी आप लोगों को, आप याद रखिएगा, जब भी कोई भी ऑर्गेनेली जो जानवर है या इंसान पूरा एक कंप्लीट बनता है वो मुख्तलिफ टिश्यूज से मिलकर बनता है। टिश्यूज़ आगे मज़ीद सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब वो जो सेल्स हैं वो किस तरह बनते हैं, शुरू में कोई भी जिस्म, कोई भी जो ऑर्गेनेली बन रहा होता है वो पहले एक सेल्स का एक गुच्छा होता है ऐसे, ठीक है, बोटी नुमा एक सेल की एक साख्त होगी। उस सेल के अंदर, उस गुच्छे के अंदर, उस सेल्स के ग्रुप्स के अंदर कोई भी सेल जो होगा वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट का मतलब ये नहीं है होता है कि हर सेल को उसका फंक्शन दे जाए, यानी इसके अंदर इस पूरे जो मैस ऑफ एक सेल है, ठीक है, ये एक मैस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स पड़े हुए हैं। हर सेल का एक काम है, यानी इस सेल ने आगे जाके क्या बनानी है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, इस सेल ने जाके नर्वस सिस्टम बनाना है, इस सेल ने जाके, यानी हर सेल को एक एक फंक्शन असाइन किया हुआ है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन वो उस मैस ऑफ सेल जिसके अंदर एक गुच्छा सा मैस बना हुआ है सेल्स का, जिसके अंदर हर सेल कोई डिफरेंशिएट नहीं हुआ हुआ कि किस सेल ने जाके आगे क्या बनाना है, उस मैस को हम बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल बेसिकली क्या होते हैं, रॉ मटेरियल है, किसके लिए, डिफरेंशिएट सेल बनाने के लिए, ठीक है। स्टेम सेल्स खुद अनडिफरेंशिएट सेल्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं जो कि डिफरेंशिएट सेल बनाएंगे। वो डिफरेंशिएट सेल आपस में मिल के क्या बनाएंगे, आगे जाके टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। टिश्यूज़ मिल के आगे क्या बनाएंगे, आगे जाके वो आर्गन बनाएंगे। आर्गन जो होगा वो आर्गन से मिलके आर्गन सिस्टम बनाएगा। जब आर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक ह्यूमन बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, या कोई भी जानवर बन सकता है। तो स्टेम सेल को आपने हमेशा इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। दीज आर प्रेजेंट इन ए फ्यू प्लेसेस इन अडल्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब्यूज़ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि ये क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी कोई भी किसी बीमारी की वजह से अगर हमारा कोई भी आर्गन डैमेज हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, कुछ भी, तो हम स्टेम सेल्स के जरिए दोबारा भी रिपेयर उसे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टिश्यूज़। जब सेम किस्म के सेल्स मिल जाए ना, तो मिलकर एक स्पेशलाइज्ड जो है वो फॉर्म बना लेते हैं। सेल की जो एग्रीगेट होती है सेम सेल की, उसे टिश्यू बोलते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन के जो सेल हैं, ठीक है, उनमें एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं हमारी स्किन के अंदर, ठीक है। स्किन हमारी क्या है, एक टिश्यू आर्गन है, आर्गन की किस्म है, ठीक है। तो टिश्यू किस तरह बनते हैं स्किन के, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि स्किन को बनाने वाले होते हैं। एक एपिथेलियल सेल, ठीक है, इस तरह दूसरे किसी एपिथेलियल सेल से मिलकर एक बड़ा सा टिश्यू बना देता है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। वो एपिथेलियल टिश्यू जाके हमारी पूरी स्किन बना देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे टिश्यूज़, ठीक है। यानी जब भी सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे और उस तमाम ग्रुप का जो कि सेम सेल पर मुश्तमिल है, काम करने का जो अंदाज़ है या काम है होगा वो एक ही होगा, उसका हम बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। जैसे हमारी ये स्किन क्या है, टिश्यू है, ये सेल है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन जो है माइक्रोस्कोप वाला दिखाया गया है। स्किन के सेल हमारे माइक्रोस्कोप में इस तरह नज़र आते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, इस तरह ये सेल मिलकर इन्होंने पूरी क्या बना दिया, एक हमारी स्किन का टिश्यू एपिडर्मिस बना दी। ये ओनियन का उन्होंने स्किन की बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आर्गन। जिस तरह ऊपर टिश्यूज़ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं ना, इस तरह मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ होते हैं ना, ठीक है, वो आपस में जब मिल जाए ना, ठीक है, तो वो एक आर्गन बना देते हैं, ठीक है। जब टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, आर्गन। टिश्यूज़ ग्रुप, टिश्यूज़ जो क्या होते हैं, ग्रुप बनाते हैं मिलके और इकट्ठा काम करते हैं। उसको हम इकट्ठा काम करने वाला जो सिस्टम इनके मिलके बनने से बनता है उसे आर्गन बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एसोफिगिस हमारा एक आर्गन है, जो हमारा स्टोमिक बना हुआ है वो एक क्या है, आर्गन है, ठीक है। इसी तरह हमारा स्टोमिक एक आर्गन है, मसल्स टिश्यूज़ हमारे आर्गन है, ठीक है। मसल्स जो है अगर डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जो स्टोमिक है वो हमारा मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, एक सेल से नहीं बना हुआ, ठीक है। तो अभी आप देखें
यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एसोफिगस की जो है रॉड नुमा नाली है हमारी, ये अलग है। एसोफिगस का जो आर्गन है ये अलग है, ठीक है, ये मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्टोमिक है, ठीक है, ये स्टोमिक एक अलग आर्गन है जो मुख्तलिफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, सेम फंक्शन। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। अब जब एक से ज़्यादा आर्गन मिल जाएँ तो वो आर्गन सिस्टम बना देते हैं। एक आर्गन ये मिला हुआ है एसोफिगस प्लस, फिर कौन सा हमारे पास मिला, स्टोमिच प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनस। ये पूरा एक कौन सा सिस्टम बना रहे हैं, आपके जहन में आ गया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद रखिएगा, पेपर में वो पूछ सकते हैं कि आपके पास ऑर्गन सिस्टम की मिसाल दें, तो आपने किस क्या देनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन अटैच हैं, ठीक है। याद रखें, ऊपर उन्होंने डेफिनेशन किसकी लिखी हुई थी, आर्गन की। आर्गन क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ मिलकर एक आर्गन बना दे, जैसे एक बहुत सारे टिश्यूज़ ने मिलकर एक आर्गन बनाया, वो एसोफिगस, ठीक है। इसी तरह हर आर्गन अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनाया हुआ है। फिर जैसे ही एक आर्गन दूसरे आर्गन से अटैच हो जाएगा तो वो एक सिस्टम बनाता जाएगा, ये एक आर्गन, दो आर्गन, ठीक है। इसी तरह एसोफिगस, स्टोमिच, खुराक हमारे एसोफिगस से स्टोमिच में जाती है, फिर हजम होकर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये अब्जॉर्ब होकर रेक्टम और अनस के जरिए फालतू मादा बाहर निकल जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। इसको हम आर्गन सिस्टम बोलेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा आर्गन में अटैच है, ठीक है, हो गया। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाए तो उन्होंने इसी की ही एग्जाम्पल आगे यही हालात जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम किस पे मुश्तमिल है, हमारी ओरल कैविटी पे, एसोफिगस, स्टोमिच, इंटेस्टाइन, पनकयास, लीवर, ये सारी उन्होंने बताया हुआ है। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी है, दूसरी एग्जांपल उन्होंने आर्गन सिस्टम की दी हुई है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी दिल के धड़कने वाला सिस्टम। उसमें कौन कौन सा आता है, हमारा दिल आ जाता है, हमारी वेसल्स आ जाती हैं और ब्लड, ये मिलके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ये 3 आर्गन है, ठीक है, जो मिलके आर्गन सिस्टम बना रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिज्म क्या है। जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में ज्वाइन हो जाए ना तो वो एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे ह्यूमन, ठीक है, आप एक खुद एक ऑर्गेनिज्म है। कैसे, आपके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपके पास नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम क्या है, आर्गन सिस्टम की एग्जांपल। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ये भी आर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ये भी आर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। जब ढेर सारे आर्गन सिस्टम मिल जाए ना तो वो एक पूरा जानदार पूरी बॉडी बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। अब आपके अंदर क्या है, किडनीज़ हैं, किडनीज़ वाला काम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। आगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट वाला, नर्वस सिस्टम दिमाग वाला, माइंड वाला, और डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक वाला। ये सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो पूरा जानदार इंसान बन जाता है। तो वो आगे उन्होंने एग्जांपल यहाँ पर क्या दी हुई है, एग्जांपल इंसान के अंदर ब्रेन कंट्रोल करता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अगर एक इंसान दौड़ रहा है तो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन कौन दे रहा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और मसल्स को न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम जिस्म के अंदर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होंगे। हमारा जो नर्वस सिस्टम दिमाग वाला हिस्सा है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मसल से, ब्लड से, सबसे एक दूसरे से लिंक है। एक भी सिस्टम ठीक से काम ना करे तो बंदा बीमार हो जाता है। तो ये ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे, स्टेबल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन क्या होती है। याद रखिएगा कि एक ही स्पीशीज़ है, ठीक है, वो एक एरिया पे एक ख़ास ड्यूरेशन से रह रही है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपके जिस इलाके में आप रहते हो वो गांव जो है या आपका वो शहर है, आपको पता होगा वो शहर कब बना था, वो गांव कब बना था, ठीक है। वो एक पार्टिकुलर टाइम से 1970 से या 1980 से या 19 जब भी वो गांव बना है, उस पार्टिकुलर टाइम से आप उस गांव में रह रहे हैं। आप उस गांव में रह रहे हैं तो आप पार्टिकुलरली एक स्पीशीज़ है इंसानों की जो एक ख़ास जगह पर रह रही है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हो सकता है ये पाउंड जो है ये 5-6 सालों से बना और वहाँ पर है एक ही स्पीशीज़ बख्तों की रह गई, बख्तों के साथ कोई और परिंदा नहीं रह रहा, सिर्फ बत्तखें ही उस जगह पे रह रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी खास एरिया में, किसी खास जगह पर, किसी खास ड्यूरेशन से एक जैसे जो एक ही स्पीशीज़ के जानवर हैं वो अगर वहाँ पर रहते हैं तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मेल फीमेल का जो है मौजूद होती है और आगे न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस पॉन्ड के करीब बत्तखों के अलावा डॉग्स आ जाएं, ठीक है, और यहाँ पर बकरियाँ आ जाएं, ठीक है, आपके पास शीप्स वगैरह आ जाएं, तो शीप एक अलग स्पीशीज़ है, डॉग्स अलग हैं, बत्तखें अलग हैं। तो ये तीनों मिलकर जब एक से ज़्यादा एक ही जगह पर,
ठीक है, एक से ज़्यादा पॉपुलेशन रहना शुरू कर दे उसे हम कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, ये अकेली क्या थी, एक पॉपुलेशन थी, एक स्पीशीज़। जब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ आ जाएंगी ना तो वहाँ पर उसको बोलेंगे कम्युनिटी, और डिफरेंट कम्युनिटी मिलकर एक इकोसिस्टम बना देती हैं। अब आपके पास, आपको पता होगा, आपका एक घर है, घर में आप इंसान सारे रहते हो, लेकिन हो सकता है आपने जानवर भी रखे हो आपके पास ही। एक आपकी अपनी पॉपुलेशन है इंसानों के साथ जानवर भी अगर कहीं आपने रखे हुए हैं, भैंसें रखी हुई हैं, तो वो किसकी पॉपुलेशन है, एक और पॉपुलेशन है। जब दो से ज़्यादा पॉपुलेशन एक मुख्तलिफ एक जगह पर रहना लग जाए ना तो उसे कम्युनिटी बोलेंगे, और वही कम्युनिटी अपना एक एरिया बना लेगी, इकोसिस्टम, जहाँ से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलकर रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बताया हुआ है कि हमारे पास एक पौधों का जंगल है। ठीक है, इसमें उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है। अब जंगल में देखें क्या होता है, वहाँ पे जानवर भी रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, अलजाई फंजाई दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, वो मिल के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ स्पीशीज़ रहती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, पॉपुलेशन की तारीफ़ और एग्जांपल, कम्युनिटी की तारीफ़ और एग्जांपल। ठीक है, और इन दोनों में फ़र्क और एग्जांपल्स इन्होंने की वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ें जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर। अच्छा, आपने पूरी ये अर्थ देखी होगी, पूरी दुनिया में जिस जगह पर भी ज़िंदगी का वजूद है उस जगह को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी पूरे सोलर सिस्टम में हमें पता है कि सन के इर्द गिर्द और भी स्टार हैं, लेकिन उन स्टार में सिर्फ अर्थ ऐसी है जहाँ पर ज़मीन है। तो ज़मीन क्या है, एक बायोस्फीयर है जिसमें ज़िंदगी मुमकिन है। बायोस्फीयर में क्या होती है, वर्ल्ड का वो हिस्सा है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बेजानी जानदार। और वो कौन सा स्फेयर, कौन सा एरिया बनाएं, बायो यानी लिविंग एरिया बनाएं। उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, तमाम इकोसिस्टम शामिल हो सकते हैं। एक फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, वैलीज और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक वाटर है, हवा है, ऑक्सीजन वगैरह, लाइट है। ये बायोटिक कंपोनेंट है जो ज़मीन पर नेचुरली एग्जिस्ट है, हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो आगे उन्होंने एक एक्सरसाइज दी हुई है आपको, इस 4 to 8 जो हमारे पास टॉपिक थे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, कि आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसी को आपने फ्लो चार्ट का बनाना है, कि ऊपर लिखना है आप लोगों ने कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीचे उसका फ्लो पढ़ा चार्ट बनाते जाएँ इस तरह करके। ठीक है, तो अगर पेपर में इस तरह आ जाता है तो आप उनके सिर्फ फ्लो चार्ट बना के उनका नाम लिख सकते हैं। आगे जो है हमारे जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8 से ऑनवर्ड लेक्चर जो है 9 से स्टार्ट करूँगी। अभी तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।